दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा परिवार है जो अगर कल चाह ले तो चुनाव में कांग्रेस जीत जाएगी और उसके अगले दिन चाह ले तो बीजेपी जीत जाएगी। कौन सा नेता क्या बनेगा, इतिहास के किस नायक को इस देश की धरोहर का सरताज बनाना है, यहाँ तक कि भारत में किसकी जेल का मुद्दा उठेगा और किसका मुद्दा दब जाएगा, ये सब कुछ डिसाइड करने वाला बस एक ही परिवार है। और अगर आपको ये लगता है कि ये परिवार अडानी, अंबानी, टाटा या बिरला है तो आप पूरी तरह गलत है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि आप में से 99% लोगों ने इस परिवार या इसमें से किसी का शायद कभी नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि आप इनके बारे में जानें, जिस वजह से हो सकता है कि ये वीडियो भी ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाए। तो आखिर ये परिवार है कौन सा, आखिर किस वजह से ये इतने ताकतवर है और कैसे आप इनके जितने इन्फ्लुएंशियल बन सकते हो, मैं आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर के पास मौजूद बड़े ही छोटे से इलाके नजीबाबाद से, जहां रहते थे बड़े ही अमीर और पहुंचे हुए जमींदार श्री राय बहादुर साहू जगमंदर दास जैन, जो ना सिर्फ उस इलाके के जमींदार बनके वहां पूरा ब्यौरा करते रहते थे, बल्कि वो एक एस्टैब्लिश्ड मजिस्ट्रेट भी थे, जिस वजह से ना सिर्फ वहां के लोकल्स उनकी काफी इज्जत करते थे, बल्कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स के भी उनसे काफी अच्छे संबंध थे। और दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के काम करती रहती थी और अच्छे संबंध दोनों के बीच बरकरार रहते थे। जगमंदर दास लगातार 6 साल तक बिजनौर के चेयरमैन रहे थे और कहते हैं कि उन्होंने काफी लोगों को उनके बिजनेस में और रोजगार में मदद करी थी, जिस वजह से उनकी पूरी फैमिली को इलाके में बहुत ही माना जाता था। हालांकि उनके इसी परिवार के कोने पे बड़ी हल्की उम्र में एक आपदा आ गई, जब उनके चाचा दीवान सिंह जैन बड़ी कम उम्र में स्वर्ग सिधार गए और पीछे छोड़ गए अपने 2 बेटे शांति प्रसाद और श्रेयांश प्रसाद जैन। अब पिता की मौत के बाद जहां बड़े भाई श्रेयांश को गणेश लाल जी नाम के किसी आदमी ने गोद ले लिया, तो वहीं शांति प्रसाद अपनी हायर स्टडीज करने के लिए चले गए BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब जैसे तैसे शांति का जीवन चल रहा था, पैसे की खास कोई कमी नहीं थी, पर खुद के साम्राज्य में अभी भी परिवार और समृद्धि दोनों की कमी थी। और इसी दौर में जब एक दिन उनके परिवार को अखबार में शादी का इश्तेहार दिखा, तो उन्होंने तुरंत उस पर बात की और बातचीत ऐसी बढ़ी कि साल 1932 में शांति प्रसाद जैन की शादी हो गई रामा डालमिया से, जो बेटी थी रामकृष्ण डालमिया की, वन ऑफ द लेजेंडरी बिजनेस टाइकून्स इन ब्रिटिश एरा। और यहीं से शुरू होता है किंग से किंग मेकर बनने की कहानी। रामकृष्ण डालमिया के ऑलरेडी कई सारे बिजनेसेस चलते थे, जिनमें से कुछ तो उस वक्त की वन ऑफ द हाईएस्ट रेवेन्यू वाली कंपनीज भी थी, जिस वजह से उनके लिए ये सब कुछ अकेले हैंडल करना मुश्किल पड़ रहा था। और बिना बाप के शांति जी भी ना सिर्फ अपनी पत्नी की हर जरूरत का ख्याल रखते थे एक आदर्श फैमिली मैन की तरह, बल्कि धीरे धीरे उन्होंने अपना ध्यान डालमिया जी के बिजनेसेस की तरफ भी बढ़ाना शुरू किया और उसे समझने लगे और उनके बिजनेसेस को बहुत बखूबी समझने लगे। फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के मामले में शांति प्रसाद जी बचपन से ही काफी तेज थे, इसलिए उनके मैनेजरियल और फाइनेंशियल स्किल्स से डालमिया जी इतने इंप्रेस हो गए कि उन्होंने अपना काफी सारा बिजनेस शांति प्रसाद को मैनेज करने के लिए देना शुरू कर दिया, क्योंकि ना सिर्फ शांति जी काबिल थे, बल्कि दामाद होने के नाते भरोसे के आदमी भी थे। अब शादी के कुछ ही साल बाद शांति प्रसाद डालमिया की नई चीनी मिल को ऑपरेट करने के लिए पटना चले गए। और चूंकि जैन फैमिली में सभी दिमाग के काफी धनी थे, इसलिए डालमिया ने शांति प्रसाद के बड़े भाई श्रेयांश और उनके मामा के लड़के राजेंद्र कुमार को भी बिजनेस में इंक्लूड कर लिया और अलग अलग बिजनेसेस ऑपरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अब धीरे धीरे जैन फैमिली की हिस्सेदारी परिवार में इतनी बढ़ने लगी कि डालमिया ग्रुप का नाम हो गया डालमिया जैन ग्रुप। और इस फैमिली ने साथ मिलकर जितनी प्रोग्रेस की उसे ये पूरी तरह डिजर्व भी करते हैं। अब शांति प्रसाद के बिजनेस में एंटर होने के करीब 1 दशक के अंदर अंदर ही डालमिया जैन ग्रुप के देश भर में सैकड़ों शुगर मिल्स और सीमेंट प्लांट्स आ गए थे। और यहाँ पर हम आजादी के पहले के भारत की बात कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आते थे। और ये इनके बिजनेस का अंत नहीं था, इनके अंदर कई टेक्सटाइल मिल्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, केमिकल प्लांट्स, फूड प्रोडक्ट कंपनीज, कोल माइंस, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स, जूट मिल और पता नहीं क्या क्या आता था। और साल 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा, तो जहां दुनिया में मंदी चल रही थी, वहां डालमिया जैन ग्रुप ने इतना पैसा छापा कि वो भारत में टाटा और बिरला के बाद सबसे अमीर, इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल बिजनेस ग्रुप बन गया था। मगर सबसे बड़ा हाथ खेला
गया साल 1946 में, जब इन्होंने बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। अब ये कंपनी कौन सी है और उसका एक्विजिशन इतनी बड़ी बात क्यों है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास समझना पड़ेगा। तो देखो, 3 नवंबर साल 1838 में बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स नाम का एक बाई वीकली इंग्लिश पेपर छपना शुरू हुआ, जो बाद में एक डेली न्यूज़पेपर बन गया था। और साल 1859 में बॉम्बे टाइम्स और स्टैंडर्ड नाम के 2 न्यूज़पेपर्स के साथ मर्ज होने के बाद साल 1861 में इस पूरी न्यूज़पेपर एंटिटी को रीनेम करके बनाया गया द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसकी ओनरशिप कई बार बदली, जिसके बाद साल 1892 में इसे थॉमस जेवेल बेनेट और फ्रैंक मॉरिस कोलमैन ने साथ मिलकर एक्वायर किया और इन सभी पब्लिकेशंस को कलेक्टिवली ओन करने वाली कंपनी का नाम पड़ा बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड। एक्वायर करने के करीब 23 साल बाद 30 दिसंबर 1915 के दिन एक स्कॉटिश शिप एसएस पर्सिया लंदन से भारत आ रही थी। तभी एक जर्मन सबमरीन U-38 की नजर उस पर पड़ गई और उसे दुश्मन देश का मान के उस सबमरीन ने शिप पे टॉर्पीडो फायर कर दी। अब यह हमला इतना घातक था कि मात्र 5 से 10 मिनट में एसएस पर्सिया पूरी तरह से डूब गई और उसमें सवार करीब 343 लोग उस हमले की बलि चढ़ गए। उन 343 लोगों में से एक थे फ्रैंक मॉरिस कोलमैन, जो उस दिन वहीं डूब के मर गए थे। फिर इस कंपनी को अकेले दम पे चलाया थॉमस ने और टाइम्स ऑफ इंडिया को भारत के सबसे इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। मगर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ग्रेट ब्रिटेन की हालत खस्ता हो गई थी। ऊपर से सुभाष चंद्र बोस ने क्रांति का जो बीज बोया था ना, वो भी आग पकड़ रहा था, जिस वजह से सभी को ये पता था कि रिसोर्सेस की कमी की वजह से ग्रेट ब्रिटेन लंबे समय तक भारत पे अपना शासन नहीं चला पाएगा और कई ब्रिटिश बिजनेसमैन और रॉयल्स भारत छोड़ने की तैयारी करने लगे। इन्हीं ब्रिटिशर्स में से एक थे थॉमस, जो भारत छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन अपने द्वारा बनाए गए इस साम्राज्य को बेचने के बाद। उसी समय इनकी मुलाकात रामकृष्ण डालमिया से हुई, जिनसे मिलकर ना सिर्फ उन्हें कॉन्फिडेंस आया कि ये उनकी लेगेसी जिंदा रख पाएंगे, बल्कि इसके लिए अच्छा कंपनसेशन भी दे पाएंगे। इसी वजह से साल 1946 में डालमिया जी ने BCCL खरीद के पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को अपने नाम पर कर लिया और बन गए भारत के सबसे बड़े किंग मेकर। कैसे? आइए अब इसे जानते हैं। देखो, ये भारत का वो दौर था जब हर दिन कोई ना कोई बड़ी खबर आती थी। हर पल देश में बड़े बदलाव होते थे और कई बार इतनी खबरें उड़ने लगती थी कि उनकी प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच कर पाना लगभग असंभव था और लोग खबर पाने के लिए केवल 2 ही सोर्सेस पे डिपेंडेंट थे। एक तो ऑडियो मेथड जैसे कि रेडियो, पर रेडियो फ्रीक्वेंसी और उसकी कॉस्टिंग इतनी थी कि हर कोई रेडियो अफोर्ड नहीं कर पाता था और बहुत बड़े एरिया में 3-4 लोगों या दुकानों के पास ही रेडियोज होते थे, जिस वजह से सबसे सस्ता और भरोसेमंद इंफॉर्मेशन का इकलौता और चीपेस्ट सोर्स बन गया न्यूज़पेपर। अब अखबार में जो छप जाए वो सच। अगर अखबार में सरकार के लिए या पावरफुल लोगों के लिए सब अच्छा छप रहा है तो मतलब देश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और अगर बुराई छप रही है तो मतलब हालात खराब है, जिससे वोटर्स के दिमाग में पार्टी और रूलर की एक नेगेटिव इमेज बन जाती थी और अगले चुनाव में रूलिंग पार्टी का जीत पाना मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से नेहरू जी ने हमेशा डालमिया फैमिली का साथ दिया और बदले में टाइम्स ऑफ इंडिया में हमेशा कांग्रेस के फेवर में ही चीजें छपती रही। इस रिलेशनशिप से दोनों ही पार्टीज को काफी फायदा पहुंच रहा था। सरकार की जनता के सामने इमेज बढ़िया बन रही थी और बदले में डालमिया जैन ग्रुप को भी उनके बिजनेस में सरकार की तरफ से रिलैक्सेशन मिल रहा था और शायद इस रिश्ते में कभी कोई बदलाव आता भी नहीं। मगर तभी सब कुछ बर्बाद करने इस कहानी में आया एक सच का तूफान, जिसका नाम था फिरोज गांधी। अब फिरोज गांधी को शक था कि डालमिया जी के धंधे में कुछ तो खराबी है, जिसके बाद उन्होंने उनकी और उनकी कंपनी के कुछ रिकॉर्ड्स निकाले और एक बड़ी धांधली का पता चल पाया। अपेरेंटली BLCC को खरीदने के लिए डालमिया जी ने उसी बैंक और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ट्रांसफर किया था जिसके वो चेयरमैन थे। लेकिन यहाँ पर ना 2 दिक्कतें फंस गई थी। पहला कि इंश्योरेंस और बैंक्स में पड़ा वो पैसा जनता का था, जिसे इतने एब्रप्टली ट्रांसफर कर देना फंड्स की हेरफेर थी, और दूसरी ये भी थी कि ये पैसा किसी लोन के रूप में नहीं लिया गया था, बल्कि डायरेक्टली डालमिया जी द्वारा अपना पैसा समझ के बैंक ट्रांसफर करते हुए BLCC को दिया गया था, जो ना सिर्फ चेयरमैन के पद पे बैठे डालमिया के पद के साथ धोखा था, बल्कि इससे जनता द्वारा जमा किए गए पैसे का भी ठीक उसी तरह मिसयूज हुआ, काइंड ऑफ जैसा कि हर्षद मेहता द्वारा किया गया था। जनता की खून पसीने की जमा कमाई को बिना सिक्योरिटी पर्सनल यूज किए खर्च करना। और ये बात जब फिरोज गांधी को पता चली तब वो समझ गए थे कि ये तो एक स्कैम है, जिसके
बाद उन्होंने साल 1955 में ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया और नेहरू जी के लिए सिरदर्दी बढ़ गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नेहरू जी को इस धांधली के बारे में सब कुछ पता था, पर फिर भी उन्होंने इसे इग्नोर किया और डालमिया को उनकी चेयरमैन की पोजीशन का मिसयूज करने दिया। पर नेहरू वाकई में इसमें इन्वॉल्व होते तो उनके खुद के दामाद फिरोज गांधी भला इसका पर्दा पार्लियामेंट में क्यों फाश करते? वेल, इसका कारण था फिरोज गांधी का ईमानदार नेचर, जिसे इतिहास में कई बार इग्नोर ही कर दिया गया है। देखो, फिरोज गांधी आजादी के संघर्ष के दौर से ही काफी सही जर्नलिस्ट रहे थे, जिस वजह से वो दबे हुए मामलों को और स्कैंडल्स को उजागर करने में कभी भी पीछे नहीं हटते थे, फिर चाहे उससे उनकी खुद की पार्टी या परिवार को ही क्यों ना नुकसान पहुंचे। अब यही कारण था कि स्वीडिश जर्नलिस्ट और ऑथर बर्टिल फॉक उन्हें वीआईपी कहकर बुलाते थे। वीआईपी यानी कि वेरी इन्वेस्टिगेटिंग पार्लियामेंटेरियन। अब शायद ये मामला दब जाता, लेकिन फिरोज गांधी ने फंड ट्रांसफर, इंटरमीडियरीज, ट्रांजैक्शंस और हर एक बारीक से बारीक चीज के इतने ठोस एविडेंसेस पार्लियामेंट में पेश किए कि कोई उन्हें नकार ही नहीं सकता था। और सरकार को भी मामले की तहकीकात करने के लिए विवियन बोस कमीशन ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया और इंक्वायरी के बाद मामला पहुंच गया अदालत के पास। अब डालमिया जी को अदालत में सर डिंगल मैकिंटॉश फुट ने रिप्रेजेंट किया, जो उस वक्त के लीडिंग ब्रिटिश एडवोकेट थे, मगर फिर भी वो केस हार गए और उन्हें 2 साल के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अब जनरली इतने बड़े फ्रॉड में सरकार बहुत एक्टिव हो जाती है, लंबे लंबे फाइन्स लगते हैं, इवन पेपर भी बंद हो जाता है, बट बीएलसीसी पे किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं लगी और जेल की सजा होने के बाद रामकृष्ण डालमिया ने कंपनी की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी अपने दामाद साहू शांति प्रसाद जैन को। डालमिया जी ने अपने जेल का मैक्सिमम टाइम हॉस्पिटल में बिताया, जिसका मतलब क्या है और कौन सी तरह की सजा वहां काट रही होगी ये हम सभी जानते हैं। और उनकी गैर मौजूदगी में कंपनी का सारा काम अपने हाथों में ले लिया शांति प्रसाद ने। 2 साल बाद जब डालमिया जी जेल से छूटे तब उन्होंने वापस से अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करने की इच्छा जताई, मगर यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। शांति जैन ने डालमिया जी की कंपनी की कमांड संभालने की सारी कोशिशों को खारिज कर दिया और उसका कंट्रोल डालमिया जी की रिलीज के बाद अपने ही पास रखा और कुछ साल बाद फॉर्मल एक्विजिशन के तहत बीसीसीएल की पूरी ओनरशिप साहू जैन फैमिली के पास ही चली गई। ये नैरेटिव बनाने में कितना बड़ा रोल प्ले करती है इसे जरा इससे समझिए कि नेहरू जी के राज में किसी भी देश से ज्यादा फॉरेन करेंसीज लाना सख्त रूप से मना था और कोई कंपनी बिना रेगुलेशन से ज्यादा फॉरेन ट्रेड भी नहीं कर सकती थी। मगर इसके बावजूद एक बार शांति जी को पालम एयरपोर्ट में फॉरेन करेंसीज के साथ पकड़ा गया था और अरेस्ट भी किया गया था। कुछ न्यूज़पेपर्स ने मामला उछालने की कोशिश भी की, मगर सबसे ज्यादा तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा जाता था, जिसने इस खबर को ऐसे दबा दिया और इग्नोर कर दिया जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो और सब कुछ सही हो गया बिना किसी को भनक लगे। दैट इज द पावर ऑफ मीडिया एंड नैरेटिव। ऐसे ही इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं कहा जाता है। इसके बाद ग्रुप ने केवल तरक्की ही तरक्की देखी, ओनरशिप बदली पर इन्फ्लुएंस नहीं बदली। अखबार खुद का तो एडवर्टाइजमेंट अपॉर्चुनिटी भी खुद की। साहू जैन फैमिली के सारे बिजनेस नई ऊंचाइयां छूते रहे और जैसे जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती रही, साहू जैन फैमिली के बाकी बिजनेसेस के रेवेन्यू भी बढ़ने लगे और ज्यादा पैसों के लालच में शांति जी ने एक गलती कर दी। आजादी के बाद भारत सरकार सब्सिडाइज्ड रेट पे पब्लिकेशंस को न्यूज प्रिंट दिया करती थी। न्यूज प्रिंट बेसिकली वो पेपर होता है जिसमें अखबार छापे जाते हैं और सरकार उसे आजादी के बाद सब्सिडाइज्ड रेट पे इसीलिए दिया करती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर प्रिंटिंग को एनकरेज किया जा सके और लोगों के लिए अखबार को ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिबल बनाया जा सके। लेकिन शांति जी ने क्या किया कि सरकार से तो सब्सिडाइज्ड रेट पे न्यूज प्रिंट पेपर ले लिया, मगर फिर उनको ब्लैक मार्केट में इल्लीगली बेचने लगे, जो ना सिर्फ गैर कानूनी था बल्कि सरकार के साथ धोखा भी था। यही बात जब सरकार के सामने आई तो ना सिर्फ शांति जी को दोषी पाया गया बल्कि उनसे उनकी रीढ़ की हड्डी, उनका स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस बीसीसीएल छीन लिया गया और कंपनी का पूरा कंट्रोल सरकार ने ले लिया। सरकार द्वारा इस एक एंटिटी के छीने जाने के बाद साहू जैन फैमिली का मानो डाउनफॉल शुरू हो गया, जिससे इनका बिजनेस बस सफर ही कर रहा था और इनकी नजरों में जो बची कुची उम्मीद भी थी उसका अंत करने लगी इंदिरा गांधी की पॉलिसीज। इंदिरा गांधी ने साल 1966 में जब से प्रधानमंत्री के तौर पे अपना कारोबार संभाला था, उन्होंने कई बड़ी बड़ी कंपनीज और सेक्टर्स को नेशनलाइज करना शुरू कर दिया। साल 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया और उनका पूरा कंट्रोल सरकार के अंडर ले लिया। और ये 14 कितनी बड़ी बैंक थी इसका अंदाजा आप इस लिस्ट से लगा सकते हो। कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट साल 1973 को सदन में पास करके
करके कई कोयले खदान और कंपनीज का अधिकार अपने हाथ ले लिया। साल 1972 में द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट पास करके जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को सरकार के कंट्रोल में ला दिया गया। ऑटोमोबाइल, स्टील इंडस्ट्री और पता नहीं ऐसी कितनी ही ढेरों कंपनीज थी जिनकी ओनरशिप उनके प्राइवेट ओनर से छीनी जा रही थी, और अगर किसी के दिल में कोई छोटी मोटी उम्मीद बची भी थी तो वो 25 जून 1975 के दिन खत्म हो गई, जब ऑल इंडिया रेडियो पे इंदिरा जी का ये संबोधन एयर हुआ। भारत में आपातकाल लागू हुआ और एक ऐसा दौर जब लोगों से उनकी आजादी छीनी जा रही थी, इंदिरा गांधी ने अचानक से टाइम्स ऑफ इंडिया की ओनरशिप शांति प्रसाद के बेटे अशोक जैन को ट्रांसफर कर दी। कैसे और किस शर्त पे ये नहीं पता, पर इसके बाद जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए इंदिरा गांधी एक देवी बन गई। जहां पूरे देश में लोगों को परेशानियां हो रही थी, वहां टाइम्स ऑफ इंडिया हर रोज केवल इंदिरा गांधी और संजय गांधी की तारीफों के पुल बांधता रहता था। इंदिरा गांधी की तारीफों को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया इतना ब्रूटल था कि अशोक जैन ने ऐसे कई सीनियर जर्नलिस्ट को नौकरी से निकाल दिया जो नेहरू गांधी फैमिली के लिए जरा भी क्रिटिकल थे या उनके लिए थोड़ा भी बुरा लिखते थे। मीडिया इस कदर बिक चुका था कि लोग टाइम्स ऑफ इंडिया को टाइम्स ऑफ इंदिरा बुलाने लगे थे। पर कोई चाहे कितना ही क्यों ना कहे, लोगों के इमरजेंसी से नाराज होने के बावजूद जब साल 1980s में इंदिरा गांधी चुनाव जीत के वापस से प्रधानमंत्री बनी, तब इस स्ट्रैटेजी और इसके रिजल्ट्स ने ना सिर्फ ये सॉलिडिफाई कर दिया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया लोगों को कितनी आसानी से इन्फ्लुएंस करता है और कैसे किसी को भी हीरो और जीरो बना सकता है, बल्कि अशोक जैन के लिए भी मल्टीपल बिजनेसेस में एंट्री इजी बना दी थी, क्योंकि उनके काफी अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शंस बन गए थे। आज टाइम्स ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला इंग्लिश न्यूज़पेपर है। जी हां, दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला इंग्लिश न्यूज़पेपर नॉन इंग्लिश कंट्री के पास है। सोचिए, इतने ज्यादा लोग इसे पढ़ते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स, जिसके द्वारा रिपोर्ट की गई खबरें स्टॉक मार्केट की पोजीशन पे हद से ज्यादा असर डालती है, वो भी इन्हीं के अंडर आता है। बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्मी सितारे जिस फिल्म फेयर और फेमिना की वजह से इतने बड़े बनते हैं, वो भी इन्हीं के अंडर आता है। जिसका मतलब अगला सुपरस्टार कौन बनेगा और कौन अगली इंटरनेट सेंसेशन बनेगा, ये चाहे तो बहुत ही इजीली इसकी इमेज बना सकते हैं और किसी को भी रातों रात स्टार या रातों रात फकीर बना सकते हैं। रीजनल स्टेट्स में इनकी मजबूत पकड़ बनी रहे, ये इंश्योर करने के लिए EI समय, महाराष्ट्र टाइम्स, मुंबई मिरर, विजय कर्नाटका और बैंगलोर मिरर जैसी कई न्यूज़पेपर्स भी इन्हीं के अंडर में आती है। भारत के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क्स में से एक रेडियो मिर्ची भी इन्हीं का है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर आप इंटरनेट पे खबरें पढ़ते हैं ना, तो मैक्सिमम बार आप इन्हीं की वेबसाइट को ही एक्सेस करते होंगे और ये जो रिपोर्ट कर दे वही आपकी सोच बन जाएगी। चाहे तो 24 घंटे में किसी को भी बदनाम कर दे, इतना पावर होल्ड करते हैं, और चाहे तो रातों रात अपनी पूरी फैमिली की बिना 1 रुपए खर्च किए ऐसी PR कर दे कि आप अंबानी अडानी से ज्यादा इनकी चर्चा सुने। बट यही तो दुनिया की सच्चाई है कि जिनके पास सच में ताकत होती है ना, वो उसका शोर नहीं करते, बस जरूरत पड़ने पे आपको इस कदर तबाह कर देंगे कि जब तक आप कुछ समझ पाएंगे आपका सब कुछ खत्म हो चुका होगा। ऐसे लोग हर देश में होते हैं, पर इस कदर परछाई की तरह कि उनके एग्जिस्टेंस और पावर का आपको एहसास भी नहीं होता। हालांकि इनके बारे में आपकी क्या राय है और क्या आपने कभी इनका नाम सुना था, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।